हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक बहुत ही प्यारा सा सेशन। अगर आप 12th या ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि आप बड़े परेशान होंगे अपने परफॉर्मेंस को लेकर के और आप चिंतित होंगे कि कैसे जेई मेन में एक अच्छा स्कोर किया जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सेशन आपके लिए ही है और इस सेशन में हम बात करेंगे 5 मेजर की पॉइंट्स की, जहां पर इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन में तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं, एक बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ जेई मेन के एग्जाम को फोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपने लेक्चर्स कैसे अटेंड करने चाहिए। ठीक है, आप भले ही ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो, आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप लेक्चर्स बहुत ही ध्यान से, बिना जो है फोकस को हटाए, आप ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड करें, कोई भी चीज मिस ना हो। यदि आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फोकस है वो पूरा बना रहे, क्लास के दौरान आप एक भी चीज मिस ना करें। आप ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कई बार वीडियो को पॉज कर लेते हैं, कहीं इधर उधर चले जाते हैं, एक ही लेक्चर को कंप्लीट करने में वो कई बार घंटों लगा देते हैं। और अगर कोई लगातार देख भी रहा होता है तो इतनी बार वो वीडियो को आगे पीछे करता है कि 1.5 घंटे का लेक्चर को जो है 3 से 3.5 घंटे में वो कंप्लीट करता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ये गलतियां नहीं करनी है। ध्यान से टाइमली आपको लेक्चर्स अटेंड करने, रेगुलर अटेंड करने, और क्लास के दौरान ही आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके लिए। लेक्चर नोट्स आप जितने अच्छे से बनाओगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। और लेक्चर खत्म होने के बाद ऑफलाइन स्टूडेंट्स जब घर जाते हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब उनके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं तो लेक्चर नोट्स को आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, अपनी लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐड करनी है उसके अंदर। दूसरी बात, आपको अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। वो जैसे जो कुछ होमवर्क दे रहे हैं वही आप करें, वो जो बता रहे हैं वैसे वैसे आप चलें, है ना। और डेफिनेटली आपके टीचर्स को बहुत एक्सपीरियंस है, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो डेफिनेटली वहां पे टीचर्स बहुत अच्छे होंगे और आपको सही से गाइड कर रहे होंगे, तो अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स वीडियो लेक्चर्स देखते रहते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जाकर के कुछ और सोर्सेज से, क्योंकि यूट्यूब पे अथाह कंटेंट पड़ा है, और वो अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं किसमें, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को देखने में। और दोस्तों आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। तो आप लेक्चर को ढंग से देखें, लेक्चर नोट्स प्रॉपर बनाएं, अपने टीचर्स को फॉलो करें, और फिर उसके बाद जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जब आप घर पे जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो कम से कम जो है 6 से 8 घंटे होने चाहिए। स्टडी आवर्स आपके 6 to 8 आवर्स होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई करके जो है आप सपने देख रहे हैं कि आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, तो यार अपने आप को आप बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। 2 से 3 घंटे की पढ़ाई आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली है। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने। अक्सर मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से ब्रिलियंट, जिनको 3 से 4 घंटे की स्टडी में भी जो है उनका काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे स्टूडेंट भी हो तो अगर आप मेहनत ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है। दूसरा, अपने स्लीपिंग आवर्स पे भी ध्यान रखना है, आवर्स स्टडी के भी और स्लीपिंग भी। तो भाई आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। बचे हुए टाइम में जो है आप क्या करो, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करो। दूसरा, आती है बात बुक्स की, कि सेल्फ स्टडी तो सर मैं कर लूं लेकिन पढ़ूं क्या। तो भाई आप अपने लेक्चर नोट्स तो आपको पढ़ने ही है, आगे मैं बात करूंगा अभी, लेकिन बुक्स के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट का जो भी मॉड्यूल या डीपीपी है उसी को फॉलो करें। आपको मल्टीपल बुक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप पीवाईक्यू के लिए कुछ अलग से एक बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वहां आपको मॉड्यूल में ही पीवाईक्यू का अलग से एक एक्सरसाइज रहती है, आप उसी को करें। मॉड्यूल डीपीपी इज मोर देन सफिशिएंट। आप अगर उसका 60 से 70% भी सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक के साथ आईआईटी मेन के आईआईटी एडवांस भी निकाल सकते हैं। फिर बात आती है कि मैं सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाऊं। तो यार क्योंकि आपको देखो पेपर जो है वो आपको टेबल और चेयर पे देना है, तो जब भी आप पढ़ें तो टेबल चेयर पे ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि भाई आप बेड पे पढ़ रहे हैं, आप जो है जमीन पे बैठ के पढ़ने की आदत है आप वहां पढ़ रहे हैं, आप टेबल और चेयर पे पढ़ें, और साथ ही टाइमर लगा के पढ़ें। टाइमर लगा के पढ़ने का क्या मतलब है इसको मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले सेल्फ स्टडी को अगर मैं देखूं तो दो हिस्सों में आपकी सेल्फ स्टडी बटेगी जब भी आप घर पे पढ़ रहे होंगे। एक तो होंगे वो चीज जिसमें आप करंट टॉपिक को पढ़ोगे,
करंट टॉपिक मतलब जो क्लास में चल रहा है, दिस मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि कई बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर मेरा इतना बैकलॉग हो गया, उतना बैकलॉग हो गया। अगर आप पहली बात रेगुलर पढ़ोगे तो बैकलॉग नहीं होगा। फिर भी अगर आपका बैकलॉग अगर इकट्ठा हो चुका है और आप उसको लेकर के चिंतित हैं, तो भाई आप करंट टॉपिक्स के आहुति मत दो। इसको जो है आप सेक्रीफाइस मत करो, इसका आपको ये पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप बैकलॉग को संभालने में लग गए तो ये करंट टॉपिक्स भी बिगड़ जाएंगे। जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको आपको सबसे पहले करना है। अब उसमें आप क्या करोगे, जैसे ही आपके लेक्चर खत्म हुए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप अपने रूम पे पढ़ रहे हो, बैठे हो टेबल चेयर पे, सबसे पहले आप उसी दिन का लेक्चर नोट्स रिवाइज करेंगे। आप लेक्चर नोट्स रिवाइज करेंगे कि सर ने क्या क्या कराया। अगर आपने क्लास में ढंग से ध्यान दिया है तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगती है उसको रिवाइज करने में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उससे उस टॉपिक से रिलेटेड मॉड्यूल डीपीपी और पीवाईक्यूज के जो भी सवाल हैं जो आपको होमवर्क में मिले हैं वो आपको करने। अब ये सवाल आपको कैसे करने हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। हम बात करेंगे यहाँ पे टाइमर की, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपको हमेशा टाइमर लगा के पढ़ना है। मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 10 सवाल करने बैठे, ठीक है, या सवाल लेकर के बैठे, एक ही सवाल में 15 मिनट लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए, आधा घंटा लगा दिया, उसी को लेकर के पड़े हुए। भाई आपको पेपर के अंदर लिमिटेड टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। आपको उस पेपर की प्रैक्टिस रोज करनी है। इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपके महीने में 2 पेपर करवा रहा हो और पूरे साल भर में आपके मान लीजिए 25 से 30 पेपर हो गए, जो कि बहुत ज्यादा बोल दिए हैं वैसे मैंने, हो सकता है 15 या 20 पेपर हो, तो ये सफिशिएंट नहीं है मेरे भाई। आप रोज जो है अपना जब भी ये होमवर्क कर रहे हैं आप टाइमर के साथ करें। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं मेन लेवल के, मेन लेवल के आप 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आप ये करें कि हर क्वेश्चन को इनिशियल लेवल पे आप 2 से 3 मिनट का टाइम दे दें। 2 से 3 मिनट का यदि आप टाइम देंगे तो 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना टाइम मिल गया, लगभग 20 से लेकर 30 मिनट, है कि नहीं। मान लीजिए 30 मिनट मैंने ले लिए। अब 30 मिनट में आप देखें कि 10 क्वेश्चंस में से आप कितने अटेम्प्ट कर पाए। आप बिल्कुल एक पेपर की जैसे उन 10 सवालों को करें और उस दौरान आपको आंसर पलट के नहीं देखने। उस 30 मिनट में आपको मेन एम ये है कि इन 10 में से मैं मैक्सिमम सवाल करूं, सही करूं, गलत ना करूं। भले ही मैं 6 ही कर पाऊं, ठीक है, भले ही मैं शुरुआती तौर पे मैं 4 ही सवाल कर पाऊं, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर खत्म होता है आप देखें कि आपसे 10 में से कितने सवाल बने। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप ये बात करें। और जैसे ही वो आप देखते हैं कि 10 में से मान लीजिए आपसे 6 बने, तो आप फिर देखें कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो अपनी स्पीड पता लगेगी कि अच्छा मैं आधे घंटे में 6 सवाल कर पा रहा हूँ मेन लेवल के, या 8 सवाल कर पा रहा हूँ, या 4 सवाल कर पा रहा हूँ। आपको पता लगेगा तो आपका माइंड, आपका ब्रेन उस और अग्रसर होगा। उसको इंप्रूव करने के लिए आप देखेंगे धीरे धीरे अगर आप ये लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कई बार सवाल सॉल्व करते हैं, ऑप्शन निकलता है ए, और सीधे आंसर पलट के देखते हैं, अच्छा यार आंसर तो बी आ रहा है। अच्छा फिर देखते हैं, ओ मेरे से ये गलती हो गई थी, मैंने 2+3 को 5 की जगह 6 लिख दिया था, ओ मैंने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा था, अच्छा मैंने ये कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दी थी। तो यार और आपकी आदत पड़ जाती है फिर कि आंसर देख करके आपको अपनी गलती पता लगती है सॉल्यूशन में, ओ मैं यहां गलत था। ये सहूलियत आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर पे भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आप देखो कि भाई कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने आपके गलत जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप पहली बार में ही सही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस तरीके से आपकी थोड़ी सी स्पीड शुरुआती तौर पे कम हो जाए, लेकिन आप अज्यूम करके चलें कि आप पहले मान लीजिए 6 से 7 सवाल कर पा रहे थे, लेकिन उसमें से आप गलत बहुत ज्यादा कर दे रहे हो। और लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, आप 4 से 5 सवाल ही कर पा रहे हो लेकिन आप सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये जो है ज्यादा बेनिफिट जो है देगा, ये अप्रोच ज्यादा बेनिफिट देगी। तो टाइमर के साथ आपको जो है ये सारी चीज करनी है। ये बात हुई करंट टॉपिक्स के लिए। अब जो बचा हुआ टाइम है, जैसे मान लीजिए आपने 10-10, 20-20 जो भी सवाल हैं वो लगाए, आपने 2-3 घंटे इन चीजों में बिताए, आपने एक तरीके से पेपर की एक तरीके से प्रैक्टिस कर ली अपने होमवर्क के दौरान ही। अब आप रिवीजन के लिए भी अलग से समय निकालें, जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करें। अब प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए हर टॉपिक के, जो आपको ही बनाने हैं।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखाई हो कि यार ऐसे सवालों में ये चीज कर देते हैं, वैसे सवालों में वैसी चीज कर देते हैं। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपने मार्क किए थे अपने करंट टॉपिक्स को पढ़ते वक्त, चैप्टर ए जब पढ़ाया गया था उस वक्त जो आपने सवाल जो लगाए थे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे होंगे। और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन ऐसा नहीं कि सारे टफ क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, जी नहीं। हो सकता है वो सवाल इजी था लेकिन आपको लग रहा था यार अच्छा सवाल था, है इजी। सवाल ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इजी, मॉडरेट और कुछ टफ सवाल भी हो, और साथ ही साथ बिल्कुल आप पेपर, मॉड्यूल, डीपीपी या पीवाईक्यूज के सवाल इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लिमिटेड ही रखने हैं। बड़ा चैप्टर है, मान लीजिए आप ऑप्टिक्स को जो है देख रहे हैं, या रोटेशन को देख रहे हैं, या थर्मोडायनेमिक्स है, कोई भी एक ठीक ठाक लेंथ का चैप्टर आप देखते हैं, तो आप 20 से 25 सवाल उसके सेलेक्ट कर सकते हैं। छोटा चैप्टर है, लेट से रेक्टिलिनियर मोशन आप कर रहे हैं, तो आप यार 15 सवाल के आसपास जो है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। बार बार उन्हीं सवालों को रिवाइज करें जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक सीक्वेंस सेट हो जाएगा कि हाँ यार इस टाइप के सवाल मैंने किए हैं, उनसे रिलेटेड जब भी कोई सवाल आएगा, क्योंकि मेंस में सवाल रिपीट ही होते हैं, बहुत ही कम चांस होता है कि नए कंसेप्ट पे सवाल बने। ठीक है, तो आपको आराम से चीजें याद आएंगी, क्योंकि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीजों को रिकॉल करना। अब अगर आपने बहुत सारे सवाल लगा रखे हैं और लेकिन आपने उनका प्रॉपर रिविजन नहीं किया है, तो आपको वो ना सवाल याद आएंगे ना वो कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे। तो लिमिटेड सवाल को आप जो है रिवाइज करें, ठीक है, और इस तरीके से आप अपना रिवीजन करें। रिवीजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रोज आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा निकालें। अगर हफ्ते में आप 6 दिन, संडे को मैं हटा के बात करूं, 6 दिन है, अगर आप 1.5 घंटा भी निकाल रहे हैं, आप हफ्ते में 2 दिन एक सब्जेक्ट को दें फॉर रिविजन। फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे आपने फिजिक्स पढ़ ली, वेंसडे थर्सडे आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, रिविजन के लिए कह रहा हूं मैं। ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे आपने मैथ्स पढ़ ली। तो ऐसे देखेंगे आप कि कुछ हफ्तों में आपका जो है एक चैप्टर या 2 चैप्टर ऐसे कंप्लीट होते जाएंगे, अगर आपने अच्छे से उसका रिवीजन, अगर अच्छे से उसको करंट टॉपिक्स पढ़ते हुए आपने ढंग से पढ़ाई करी थी तो उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। हाँ सर, अब मैंने तो वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, तो भाई रिवीजन उस चीज का होता है, रिवाइज मतलब कि मैंने एक बार पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो रिवीजन कहाँ हुआ, उसके लिए तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जो चीजें हो सकती हैं वो आप करें। और दोस्तों, मेंस के लिए आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको इजी इजी सवाल करने हैं, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको डेप्थ में नहीं जाना है सब्जेक्ट के, आपको सिलेबस की विड्थ कवर करनी है। तो जो भी आसान चीजें हैं वो आप करो। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चा सेंटर ऑफ मास, रोटेशन ये छोड़ जाता है। आप मानोगे नहीं, एक बार शायद जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 2014 की बात है, जेई मेन के सवाल में सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। अब आप उम्मीद कीजिए उस बच्चे की जो कि वो चैप्टर छोड़ गया था, और एक उस बच्चे की बात कीजिए जिसको वो चैप्टर नहीं आता था लेकिन वो सेंटर ऑफ मास के बस फॉर्मुलेज रट के चले गया था, वैल्यूज रट करके चले गया था। वो बिल्कुल 4 नंबर कमा के आया वहां पर, जिसको याद थी। और जिसने चैप्टर छोड़ दिया था क्योंकि टफ है बोल करके, वो ऐसे इजी सवाल छोड़ आया। तो मैं यही कह रहा हूं कि हो सकता है किसी टफ चैप्टर से इजी सवाल बन जाए, तो आप कोई चैप्टर टफ भी है तो उसकी हर चीज टफ नहीं होगी, उसकी इजी इजी चीजें या इजी सवाल आप जरूर करें। सिलेबस की जितनी विड्थ हो सके उतनी कवर करने की आप कोशिश करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपने अपनी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप सिलेबस की विड्थ अच्छे से कवर कर रहे हो, आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हो, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, डाउट्स। तो डाउट्स जो है वो बहुत ही प्रॉपरली सॉल्व होने चाहिए। और आपको जब भी आप डाउट सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों के लिए कहूंगा जो कि ऑनलाइन बैचेस लेते हैं, आप वीडियो सॉल्यूशंस मत देखिए डायरेक्टली। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस, फिर आप वीडियो सॉल्यूशंस देखें। हाँ, हालांकि आपके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव चीज हो जाती है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, वीडियो सॉल्यूशंस ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ज़्यादा सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपने टीचर से डाउट पूछें। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा एक ये कहें कि प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने टीचर से जा करके डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में होते हुए भी अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ रहा है, तो फिर ऑफलाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। ऑफलाइन की फैसिलिटी ही, या आप कहें कि एक पॉजिटिव चीज ये है ना, कि आप टीचर से पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप डाउट पूछोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स में आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बनेगी। तो आप डाउट्स रेगुलर पूछें, अपने टीचर से पूछें, और आप ध्यान रखें कि डाउट्स को ऐसा इकट्ठे नहीं होने देना है। कई बार मैंने देखा है बच्चे 10 से 15
दिन तक डाउट नहीं पूछेंगे, फिर एक दिन एक साथ आ जाएंगे भर के सवाल लेकर के कि सर लो डाउट बता दो, है ना। ऐसा नहीं करना, आपको रोज डाउट पूछने, रोज रोज आप दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच सवाल या हिंट्स लें। कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि हिंट ले जाते हैं, सर मुझे हिंट दे दो बस, है ना। उससे क्या फायदा होता है कि आपको एक हिंट मिलता है, आपकी अप्रोच, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, आप ज्यादा सवाल जो है उनके हिंट्स ले सकते हो। फिर भी नहीं बनता है, फिर आप अपने टीचर से सॉल्यूशन पूछें। तो डाउट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको रियलिटी चेक देंगे वो है टेस्ट पेपर्स। बच्चे अक्सर टेस्ट पेपर से दूर भागते हैं, उनको लगता है नहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं पेपर क्यों दूं, मुझे पता है पेपर खराब होने वाला है सर मेरा। मेरे भाई, पेपर अगर तुम्हारा खराब होने वाला है, तुम्हें पता है, तो देने में क्या दिक्कत है यार। मैंने देखा है कई बार 12th के बच्चे जो हैं वो जो है जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देते हैं, अरे हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। रिपीटर वाले शायद इसको समझ पा रहे होंगे। और कई बार मैं ऐसे रिपीटर बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने जेई मेन का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सर, हमने प्रिपरेशन नहीं की थी। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, एक बार आपको एक्सपीरियंस तो मिलता उस एग्जाम का। इसी तरीके से आप अपने जो इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम्स दे रहे हो उनको भी आप बिल्कुल रिलीजियसली वो एग्जाम्स दो। भले ही आपकी प्रिपरेशन उसमें जीरो है, आप दो। क्या उससे आपको पता लगेगा ना कि जीरो प्रिपरेशन पे भी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्या पता आप सोच रहे हो कि यार मेरी प्रिपरेशन एकदम खत्म है, मैं अच्छा नहीं स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन आप उसमें अच्छा स्कोर कर जाओ। या आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, ये किसी और वजह से कि चलो यार कोई फैमिली फंक्शन था, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। पेपर आप अगर देते तो क्या पता आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन होती। तो आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो कौन बताएगा, वो पेपर आपको बताएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज मेरा पेपर खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि अगला पेपर अब जो है 20 दिन बाद है, तो यार लास्ट के जो 3-4 दिन होंगे उसमें मैं प्रिपरेशन करूंगा। नहीं, आपको आज से ही, आज एक पेपर खत्म हुआ, अगले पेपर की प्रिपरेशन भी आज से स्टार्ट होगी। आपको पूरा स्ट्रेटेजाइज करना है कि जो जो उसका सिलेबस है उसमें उसको मेरे को कैसे रिवाइज करना है। तो प्रिपरेशन आपको हमेशा पेपर के लिए प्रिपरेशन करते रहनी है। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, अटेम्प्ट करने के लिए आप पहली बार में आप ये ध्यान रखेंगे कि यार आप जो है इजी जो सवाल है एक बार पूरे पेपर को देख लें। आपको पता लगेगा कि कुछ सवाल मेरे देखे हुए से लग रहे हैं, कुछ मेरे हाँ ये जो है मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से सवाल जो पूछे हुए हैं, आप बिल्कुल उनको अटेम्प्ट करें। एक बार एक पूरा रन ले पेपर का जिसमें आप जो है केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के ईजी सवाल करें। फिर उसके बाद एक बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फिर जो मॉडरेट लेवल के सवाल थे जिनमें आप कहीं अटके आप उनको सॉल्व करें, ठीक है। और फिर जो अगर टाइम बचता है तो फिर वो जो बचे हुए सवाल हैं उनको आप सॉल्व करें। सर अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा इजी है कौन सा टफ है। भाई अगर तुम सॉल्व करते गए, तुमको लग रहा है कि हाँ यार ये सॉल्व हो गया तो इजी है, सॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो यार छोड़ो उसको, स्किप मारो। 5 मिनट से ज्यादा सवाल पे वेस्ट नहीं करने अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है। कई बार मैंने देखा है बच्चे जो है 10 से 15 मिनट पे एक ही सवाल पे लगे रहते हैं। तो यार ये अच्छी बात नहीं है। आप आगे बढ़ो, क्या पता आगे 7 से 8 सवाल इजी आपका इंतजार कर रहे हो। यहाँ 15 से 20 मिनट में 2 सवाल कर पाए, वहां 15 से 20 मिनट में क्या पता 15 से या जो भी है 10 सवाल कर दें। तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। कहा जाता है कि वैसे एक जो जनरल अप्रोच है, केमिस्ट्री के लिए आप 45 मिनट दें, फिजिक्स के लिए 1 घंटा, मैथ्स के लिए लगभग सवा 1 घंटा। और पेपर होने के बाद आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करें कि क्या आपको लगता है क्या क्या कमी रह गई, कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, क्या पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्या, या जो है मैंने एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समय लगा दिया क्या, या मुझे फॉर्मुलेज याद नहीं आ रहे थे, या जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उन्हीं के सवाल मुझसे नहीं बने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको आप प्रॉपर एनालाइज करें, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को लिखें। और जब भी आप कोई नया पेपर देने जाएं तो पिछले पेपर की मिस्टेक्स को आप पढ़ें कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई थी जो मुझे नहीं दोहरानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शंस भाई। सारी बातें एक तरफ, ये डिस्ट्रैक्शन एक तरफ। आप अगर डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी प्रिपरेशन में तो आप वो सब कुछ नहीं, जो भी मैंने बातें की वो नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको पूरी तरीके से इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा, भले ही वो मोबाइल का एडिक्शन हो, भले ही दोस्ती हो, या और कोई चीजें हो, घर के फैमिली फंक्शंस हो। यार आपको उनको स्ट्रिक्टली दूर रहना है, आपको उनसे, अदरवाइज ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा जाएंगे। आप यदि सोच रहे हो कि यार मैं मोबाइल पे जो है घंटों रील्स देखते हुए टाइम निकाल दूंगा और सपनों में आप अपनी आईआईटी क्रैक कर लोगे, तो भाई बिल्कुल सपनों में ही ये चीज हो पाएगी, रियलिटी तो नहीं बन पाएगी। तो यार कुछ महीनों की बात है, आप इन चीजों से दूर रहें। बाद में आपको जो करना है वो आप करें, अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो।
लेकिन अभी तो आपको इनसे एकदम दूर रहना है, ठीक है। यही एक तरीका है, आप इम्प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये वही बात हो गई कि एक तरफ बच्चा कह रहा है कि यार जो है मैं खाना चाहता हूँ बट मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं होगी तो भाई कैसे खाओगे, है कि नहीं। तो यही बात है कि यार आपको बहुत अच्छे से जो है ये चीज़ों को प्रिपेयर करना है और बेसिकली आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं कभी किसी और सेशन में, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।